Hello, aspirants. Welcome to this medieval history series as well as in the Delhi Sultanate era. तो आज जो है हमारे दिल्ली सल्तनत एरा के अंदर जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट के लेक्चर्स में हमने जो है एंटायर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एरा जिसमें अलग अलग डायनेसिटीज आती हैं वो सभी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सब चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि कई बार जो होता है आपसे वो पूछ लेता है एग्जामिनेशन के अंदर कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम क्या था, इसे मैच करके बताओ, या ये कौन से जो है डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है। वो अलग अलग आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है एंड हेंस फिर हम बाद में बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं लगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ गए थे, क्या उसने क्वेश्चन पूछा था। ये सब चीजें हमारी जो रेफरेंसेस होती हैं उसमें एंटायर ऑफ द चीजें ये कवर होती हैं। ये सब चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के आपको नाम पता होने चाहिए। उस समय उनके डिपार्टमेंट के नाम क्या होते थे, उनका काम करने का तरीका क्या होता था, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट रहता है एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए आज हम इसे कवर अप करेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। ऑल दो 2026 के प्रीलिम्स के एग्जाम में उसने मेडावल में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। ऐसा नहीं है कि उसने आपको कहीं पर भी लिख करके दे दिया कि आने वाले कुछ ईयर्स के अंदर मैं मेडावल से क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं, ऐसा उसने कहीं नहीं लिखा है। अगर आप एग्जामिनेशन का सिलेबस उठाएं, प्रीलिम्स का सिलेबस उठाएं, तो उसमें भी आपको जो है दिया हुआ है, उसके अंदर मेंशन करके उसने बताया है कि वो जो भी हमारी हिस्ट्री है, एंटायर ऑफ द हिस्ट्री, उसमें से वो क्वेश्चन पूछेगा। वो उसने ऑलरेडी ही क्लेरिफाई किया हुआ है कि एंशियंट में से भी पूछ सकता है, मिडावल से भी पूछ सकता है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में से क्वेश्चंस जो हैं वो माना जा सकता है कि कम पूछेगा। यहाँ से हमारे जो पर्सपेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता होता है। तो वो मॉडर्न में से क्वेश्चंस पूछ सकता है वैसे जैसे उसने पूछे हैं इस बार। और एंशियंट का सेगमेंट सबसे ज्यादा था, एंशियंट से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगली बार जो है वो एंशियंट से ना पूछ करके मेडाइवल से ही पूछ ले, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगले नेक्स्ट ईयर के अंदर वो एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों को इक्वल यहाँ पर आपको बता दे, क्वेश्चंस इक्वली वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। हालांकि इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी और जो पॉलिटी था उसके क्वेश्चंस का जो नंबर था वो उसने कम कर दिया, क्वेश्चंस का नंबर कम कर दिया, लेकिन क्वेश्चंस जो थे वो डूएबल क्वेश्चंस में से थे। जो भी पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे दे वर एज मच एज यू कैन डू इजीली, वो इजीली डूएबल क्वेश्चंस थे। नो डाउट इन नो डाउट इन दैट क्वेश्चंस, उसमें कोई डाउट नहीं था। तो वो क्वेश्चंस जो थे वो आपसे नंबर कम कर सकता है क्वेश्चंस को पूछने का। हालांकि आपसे हिस्ट्री में से हो सकता है अगली बार, इस बार 20 क्वेश्चंस आए हैं, अगली बार 15 ही आ जाएं, हो सकता है अगली बार 10 क्वेश्चंस ही पूछ ले। वो नंबर कम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस को ही वहां पर एलिमिनेट कर देगा। सिलेबस को एलिमिनेट नहीं करेगा, क्वेश्चंस का नंबर अप एंड डाउन हो सकता है, दैट इज अनदर मैटर। वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा, वो मेडाइवल से क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। दैट इज अप टू यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर, जो एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। वो अपनी मन मर्जी का मालिक है। आपको सभी चीजें पढ़कर जानी होती हैं। यू हैव टू स्टडी एंटायर ऑफ द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। आपको ये पढ़ना ही होगा। आपके लिए आर्ट एंड कल्चर भी जरूरी है, आपके लिए मिडाइवल भी जरूरी है, एंशियंट भी जरूरी है, मॉडर्न भी जरूरी है। और जो आप अगर मेंस के लिए अगर आप पूछें देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एज वेल एज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री टू। और ऑप्शनल के लिए तो जो है अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है उसके पास तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, उसको तो ये सभी चीजें डिटेलिंग में पढ़नी होंगी। नाउ यू हैव कवर्ड ओनली सम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। आपने कुछ ही हिस्सा इसका कंप्लीट किया है, अभी इसके अंदर और एडिशन आपको करना पड़ेगा अगर आपने एंड जो है हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका। सो लेट्स बिगिन विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज अंडर द सल्तनत पीरियड। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे आज हम, जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सल्तनत जो है पूरे एंटायर जो दिल्ली सल्तनत था उसके अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला था उसके बारे में ही ये डिस्कशन है। तो उसे ही हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आप किसी भी फॉर्मेट में इसे लिख सकते हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सुल्तान हुआ करता था, सुल्तान वॉज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। इसके जो है इसे असिस्ट कौन करता था, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हुआ करते थे वो इसे सुल्तान को असिस्ट करते थे। हु हेडेड जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड हुआ करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो हेल्प भी इनसे किया करते थे। तो यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो इन मिनिस्टर्स में से सबसे पावरफुल जो था वो था नायब का। नायब की जो पोस्ट हुआ करती थी, नायब की जो पोस्ट थी ये पावरफुल थी, पावरफुल पोस्ट थी। और यहाँ पर क्या था, जो नायब था ये प्रैक्टिकली इंजॉय करता था ऑल द पावर्स ऑफ द सुल्तान। ये सुल्तान की जो भी पावर्स हुआ करती थी उन्हें जो है ये पूरा इंजॉय करता था। एंड एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल, मतलब कि इसका जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे इसके अंडर, जितने भी सभी डिपार्टमेंट्स थे, ऑल द डिपार्टमेंट्स अंडर हिम, उसके ऊपर इसका कंट्रोल रहता था। जो भी जनरल और भी डिपार्टमेंट्स होंगे उसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, उसके ऊपर नायब का कंट्रोल रहेगा। तो नायब जो था ही एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो इसका जो है वो कंट्रोल रहता था सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर, जितने भी डिपार्टमेंट थे उनके ऊपर इनका कंट्रोल रहता था। और नायब के बाद कौन आएगा, नायब के बाद कौन आएगा, नायब के नेक्स्ट आएगा वजीर। नायब के बाद किसके पास पावर आएगी, वजीर के पास। तो वजीर कौन था, द नेक्स्ट टू नायब was the वजीर who headed the finance department। तो वजीर किसे यहाँ पर जो है किसका हेड हुआ करता था, ये हेड हुआ करता था, हेड ऑफ, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी एक पर्टिकुलर नाम होता था, दैट इज दीवाने विजारत। दीवाने विजारत, दीवाने विजारत जो था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम था और इस डिपार्टमेंट का हेड कौन हुआ करता था, वो वजीर हुआ करता था। एक सेपरेट ऑडिटर जनरल भी था फॉर scrutinizing the expenditure and accountant general for inspecting income worked under the वजीर। जो भी अकाउंटेंट्स थे जो इंस्पेक्ट करते थे इनकम को, वो किसके अंडर वर्क करते थे, वो वजीर के अंडर वर्क करते थे। तो ये एक यहाँ पर जो है एक सेपरेट ऑडिटर जनरल भी हुआ करता था जो एक्सपेंडिचर हो गया या अकाउंटेंट जनरल हो गया, जो इनकमिंग जो होती थी, इनकम जो आ रही है उसको इंस्पेक्ट करता था। ये किसके अंडर करता था, ये वजीर के अंडर ही वर्क करता था। बेसिकली वजीर जो है वो नायब के बाद एक पावरफुल जो है एक पोजीशन हुआ करती थी। जो पीरियड था वजीरशिप ऑफ फिरोज शाह तुगलक का, उसे कहा जाता है खाने जहां। It is generally considered as the highest watermark period of वजीर influence। जो वजीर influence का एक highest watermark period कहा जाता है वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम के ऊपर एक वजीरशिप हुआ करती थी जिसका नाम था खाने जहां। खाने जहां जो है वो भी एक वजीर का ही यहाँ पर एक जो है नाम है। तो खाने जहां जो है एक वाटरमार्क पीरियड था वजीर के इन्फ्लुएंस का। तो फिरोज शाह तुगलक के जो है टाइम के ऊपर खाने जहां सबसे इम्पोर्टेंट था, वो भी वजीर के लिए ही यूज किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर खाने जहां भी एक यहाँ पर हमारे पास वजीरशिप था, एक वजीर के लिए ही ये एक वाटरमार्क पीरियड इसे कंसीडर किया जाता था। तो ये एक हाईएस्ट पीरियड था
फिरोज शाह तुगलक के टाइम के अंदर। इसके बाद अगर हम मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात करें, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था उसका नाम था दीवाने अर्स। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिलिट्री डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होगा। एक मिलिट्री डिपार्टमेंट इंक्लूड होगा। इस मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ने अर्स। दीवान ने अर्स जो था वो इस मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था, और इसका हेड कौन हुआ करता था? इस डिपार्टमेंट का हेड था अरीजे मुमालिक। तो इस डिपार्टमेंट का हेड कौन था? अरीज ए मुमालिक। अरीज ए मुमालिक जो था ये रिस्पॉन्सिबल था जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती थी सोल्जर्स की, जो डिपार्टमेंट को मेंटेन करना था, इसको एडमिनिस्टर करना था, वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये अरीज ए मुमालिक यहाँ पर प्ले करता था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती थी वो अरीज ए मुमालिक की होती थी कि यही रिक्रूटमेंट्स को यहाँ पर देखेगा। अगर किसी ने आर्मी को ज्वाइन करना है, आर्मी की रिक्रूटमेंट्स आई हैं कि हम इतनी जो है वो पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है, आप आकर के अपना जो है यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कीजिए, आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा, ये सब होगा। वैसे ही जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो अरीज मुमालिक यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट्स किया करते थे सोल्जर्स की। और जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन था कि मिलिट्री डिपार्टमेंट वर्क कैसे करेगा, ये एडमिनिस्टर कैसे करेगा, वो सब चीजें भी अरीज मुमालिक ही देखा करते थे। यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि जो अरीज था और ये कोई कमांडर इन चीफ नहीं था। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक स्लाइड में आपको मैं यहाँ पर बता दूं दैट आई एम राइटिंग हियर अगेन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो अरीज था, अरीजे मुमालिक, ये रिक्रूटमेंट्स फिल करेगा। जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आएंगी, जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी ऑफ सोल्जर्स की, और जो भी मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके लिए अरीज मुमालिक ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो अरीज था, ये पर्सन जो था, ये कमांडर इन चीफ नहीं था। ये कमांडर इन चीफ नहीं था। ये कमांडर इन चीफ नहीं था। यहाँ पर कमांडर इन चीफ कौन होगा? यहाँ पर आर्मी का कमांडर इन चीफ कौन होगा? वो होगा सुल्तान खुद। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो कमांडर इन चीफ कौन होगा? वो होगा सुल्तान। जो सुल्तान है वही कमांडर इन चीफ होगा आर्मी फोर्सेस का। जितनी भी आर्मी फोर्सेस होंगी, आर्म्ड फोर्सेस होंगी, उसका कमांडर इन चीफ सुल्तान खुद होगा। तो जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, इसे सबसे पहले सेटअप किसने किया था? मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट सेटअप बाय बलबन। इसे बलबन ने सेटअप किया था। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट फर्स्ट सेटअप्ड बाय बलबन। बलबन ने इसे यहाँ पर जो है स्थापित किया था। ये पहला था जिसने इस डिपार्टमेंट को बनाया था। और फर्दर इसे इम्प्रूव किसने किया था? इस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किसने किया? अलाउद्दीन खलजी ने किया था। इस डिपार्टमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट कौन लेकर के आया? मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर इम्प्रूव्ड बाय अलाउद्दीन खलजी। आई एम राइटिंग ए के, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर ए के अलाउद्दीन खलजी को बोला जा रहा है। जो अलाउद्दीन खलजी था उसने इसे इम्प्रूव किया था, और इसने ही यहाँ पर जो है रेगुलरिटीज ये लेकर के आया था ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के लिए। मतलब कि अलाउद्दीन ही पहला था जिसने छेरा एंड जो दाग सिस्टम था,
चेहरा एंड दाग सिस्टम का इंट्रोड्यूस करने वाले पहले कौन थे? वो थे अलाउद्दीन खलजी। तो अलाउद्दीन खलजी ने इम्प्रूव कैसे किया? दैट ही इम्प्रूव्ड दिस मिलिट्री डिपार्टमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग चेहरा एंड दाग सिस्टम। तो इन्होंने AK ने क्या किया? AK इंट्रोड्यूस्ड, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि इन्होंने चेहरा एंड दाग सिस्टम जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था, ताकि कुछ भी यहाँ पर जो है कोई ऐसा करप्शन ना कर पाए, कोई घपला ना हो जाए, कोई जो है कोई करप्शन ना कर ले। इसी वजह से इन्होंने जो है कोई फ्लॉज ना हो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इसीलिए दैट ही इंट्रोड्यूस्ड चेहरा एंड दाग सिस्टम इवन दो ही वाज वेरी इलिटरेट पर्सन। अंगूठा छाप था लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन इसने बाकमाल रखा था। और इसने हमेशा ही चूज किया कि एक ब्रांडेड हॉर्स ही होना चाहिए मेरे मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर। जो हॉर्सेस होने चाहिए वो ब्रांडेड ही होने चाहिए, अच्छे घोड़े होने चाहिए जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। अच्छी क्वालिटी की चीज होगी तो वो ज्यादा लंबा समय चलेगी, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा जो चाइनीज आइटम्स होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। चाइनीज आइटम को जो है अगर आप कहें कि अगर ये 100 डेज भी टिक गया, अगर 100 दिन भी ये आइटम आपका जो प्रोडक्ट आप चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हो, वो अगर आपने कहा कि ये अगर 100 डेज भी चल गया तो भी पैसा वसूल होता है। तो भी पैसा वसूल है कि इसने आखिरकार 100 डेज तो देखे। कई बार जो होता है आप चाइनीज आइटम लेकर के आओ, अगले दिन ही खराब हो जाती है। वो क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है। यू डोंट यू परचेज इट एट अ वेरी चीप कॉस्ट, आप उसे चीप कॉस्ट के ऊपर लेकर के तो आते हो लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती है। तो अगर इंडियन आइटम्स आप लेते हो, कोई भी आप इंडियन ब्रांड की चीजें लो, तो वो चीजें आपकी चलती ज्यादा होती हैं, वो चीजें आपकी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। दैट्स वाई एवरीबडी सेज के स्वदेशी अपनाएं। तो स्वदेशी जो चीजें होती हैं वो अच्छी होती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। वी नो कि हमारे जो हमारी मनी है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, उसे सेव करना भी जरूरी है। आप उसे बार बार जो है एक ही चीज के ऊपर आप बार बार इन्वेस्टमेंट करते जाओ, दैट इज द वेस्टेज ऑफ मनी। आप एक चीज को एक बार खरीदो, वो आपके लिए मल्टीपल ईयर्स तक आपके साथ चलती जाए, वो ज्यादा बेटर होता है। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि आपका मनी वेस्ट नहीं हो रहा है अपॉन दैट प्रोडक्ट, आपको बार बार उसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन वहीं पर चाइनीज आइटम आप एक बार खरीद लो, उसके बाद आपको वो चीजें दोबारा से उसी चीज के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हॉर्सेस अगर अच्छी क्वालिटी के होंगे तो वो अच्छे से जो है फाइट कर पाएंगे। उनका जो है जो रनिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो फाइट अच्छे से करेंगे। तो ये सब चीजें जो है ये अलाउद्दीन खलजी ने यहाँ पर मेंटेन की थी कि जो मेरी आर्मी है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जो भी हॉर्सेस होने चाहिए वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो इसी वजह से ये यहाँ पर चेरा एंड दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड ही ऑलवेज टेक केयर दैट एवरी हॉर्स शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी। एंड आगे अगर देखें, ये ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सुल्तान टू पे हिज सोल्जर्स इन कैश। अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खलजी एकमात्र ऐसे जो है हमारे सुल्तान थे जिन्होंने अपनी आर्मी को कैश में पे किया था। ये चीजें हमने जो जो हमारा अलाउद्दीन खलजी का जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, मैंने आपको तब भी बताया था कि अलाउद्दीन खलजी पहले ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने अपनी आर्मी को कैश में पे किया एंड ही हैज लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी। इसकी एक लार्जेस्ट सबसे बड़ी ह्यूज लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी अलाउद्दीन खलजी के पास। तो अलाउद्दीन खलजी ने और क्या किया, इसके साथ साथ पेड इन कैश टू सोल्जर्स। तो अलाउद्दीन खलजी ने अपने सोल्जर्स को जो है कैश में पे किया था। ही वाज द फर्स्ट टू पे हिज सोल्जर सैलरी इन कैश। और इसकी जो आर्मी थी वो सबसे बड़ी थी, अबाउट 3 लाख जो है 3 लाख की जो है यहाँ पर इसकी आर्मी थी, ये अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं। और आगे अगर हम देखें
तो इसने अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था और जो टर्क्स थे वो भी एक अच्छी आर्मी को जो है मेंटेन करके रखते थे। एलिफेंट्स जो थे दे वर प्रॉपरली ट्रेन्ड और इनकी जो है यहाँ पर ज़्यादा ये ज़ोर देते थे कैवेलरी के ऊपर। जो कैवेलरी हुआ करती थी, कैवेलरी के ऊपर ज़्यादा जो है वो ज़ोर दिया जाता था। दिस इज़ ऑल अबाउट द मिलिट्री दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। मिलिट्री के अंदर हमने देखा कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था, दीवाने अर्ज कहा जाता है, इसके हेड को देखा और यहाँ पर जो हेड था अरीज जो था, अरीज को जो है वो कमांडर नहीं था। कमांडर इन चीफ कौन हुआ करता था? सुल्तान हुआ करता था। और फिर इसे सबसे पहले सेटअप किसने किया था? बलबन ने किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के अंदर हमने देखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं that he has improved the military department and has introduced Chera and Dag system and has paid his soldiers in cash. तो ये अपनी सोल्जर्स को कैश के अंदर पे करते थे। दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। आगे अगर हम बात करें तो एक हमारे पास डिपार्टमेंट आता है दैट इज ऑफ दीवाने रसालत। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है दैट इज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। इस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने रसालत। दीवाने रसालत इसका नाम था, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर। ये यहाँ पर क्या करता था? ये पायस फाउंडेशन था एंड गेव स्टाइपेंड। ये एक जो है एक धार्मिक जो है संस्थानों में से एक था जिसके अंदर बहुत सारे जो है जो कैलिफ्स हुआ करते थे, डिजर्विंग स्कॉलर्स थे, मेन जो स्कॉलर्स यहाँ पर हुआ करते थे, वो सभी चीज़ों के साथ ये डील करता था। जो भी रिलीजियलिस्टिक अफेयर्स हैं, जो भी रिलीजियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पर करनी हैं, वो सब चीज़ों को ये देखता था। और ये जो डिपार्टमेंट था, ये डिपार्टमेंट ग्रांट्स भी देता था। ये डिपार्टमेंट जो था हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये डिपार्टमेंट ने ग्रांट्स भी जारी की थी। इसने ग्रांट्स भी दी थी। किसके लिए ग्रांट्स दी थी? ये ग्रांट्स ये भेजता था कंस्ट्रक्शन के लिए। जो भी कंस्ट्रक्शन होनी है, अगर कोई मेंटेनेंस जो है करना है किसी चीज़ का, तो मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस किस चीज़ का मेंटेनेंस और किस चीज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए? जो भी मॉस्क बनने हैं, जो भी टॉम्स बनेंगी, जो मदरसास बनेंगे, उन सब के लिए। जो भी मस्जिद बनेगी, टॉम्स बनेंगे और यहाँ पर मदरसे बनेंगे, उन सब की कंस्ट्रक्शन और उन सब की मेंटेनेंस के लिए ये डिपार्टमेंट ग्रांट्स भी जारी किया करता था। किसकी मेंटेनेंस? मॉस्क, टॉम्स और मदरसास। मदरसास इनके कंस्ट्रक्शन और इनकी मेंटेनेंस के लिए ये ग्रांट भी जारी किया करता था। और इस डिपार्टमेंट का हेड कौन था? इसका हेड कौन था? इसका हेड था चीफ सदर। चीफ सदर जो था वो इसका हेड हुआ करता था। और ये चीफ सदर का एक और फंक्शन होता था। ये चीफ सदर जो है ये एक फंक्शन प्ले करता था, फंक्शन एज चीफ काजी का। चीफ काजी का भी ये रोल प्ले किया करता था और ये फंक्शन प्ले करता था चीफ सदर। चीफ काजी का रोल प्ले करता था। चीफ काजी कौन था? चीफ काजी कौन था? अभी लेट मी राइट हियर दैट हु वाज चीफ काजी। चीफ काजी कौन है? चीफ काजी है हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। ये हेड हुआ करता था ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट का। जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है उसका हेड है चीफ काजी। और चीफ काजी जो है ये हेड हुआ करता था किसका? जो ये डिपार्टमेंट है रिलीजियस अफेयर का, दैट इज चीफ सदर। ये चीफ सदर भी है, ये चीफ काजी भी है। बाकी के जो जजेस हुआ करते थे या बाकी के जो काजीज हुआ करते थे उन्हें भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सल्तनत। बहुत जो अलग अलग जगहें हुआ करती थी, पार्ट्स हुआ करते थे सल्तनत के, वहाँ पर इन्हें अपॉइंट किया जाता था।
और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिन्हें शरिया कहा जाता है, ये फॉलो किया जाता था सिविल मैटर्स के अंदर। अगर कोई सिविल मैटर का केस है तो उसे जो है किस तरीके से वो सॉल्व होगा, बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉज के थ्रू। जो मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हुआ करते थे जिन्हें शरिया कहा जाता है, उन्हें फॉलो करके सिविल मैटर्स को सॉल्व किया जाता था। तो लेट मी राइट इन द नेक्स्ट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अब हम बात कर रहे हैं जुडिशियरी की, जुडिशियल डिपार्टमेंट की। तो अभी इसके अंदर हम बात कर रहे हैं जुडिशियल डिपार्टमेंट की। इसके अंदर अगर हम देखें तो जो सिविल मैटर्स हुआ करते थे, सिविल मैटर्स जो हुआ करते थे, सिविल मैटर्स को जो है सॉल्व किया जाता था मुस्लिम पर्सनल लॉज के जो है इनके थ्रू, इन्हें फॉलो करके, या इन्हें बोला जाता है और शरिया। जो शरिया होता है, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज होते हैं, उन्हें फॉलो करके सिविल मैटर्स को जो है वो यहाँ पर सॉल्व किया जाता था। और जो हिंदूज हुआ करते थे, हिंदूज जो थे उन्हें गवर्न किया जाता था उनके अपने पर्सनल लॉज के थ्रू। तो हिंदूज को यहाँ पर गवर्न किया जाता था इनके खुद का जो पर्सनल लॉ है, इनका जो ओन पर्सनल लॉ होता है, उसके थ्रू इनको जो है यहाँ पर गवर्न किया जाता था। और इनके जो केसेस हुआ करते थे उन वो सॉल्व किए जाते थे विलेज पंचायत के थ्रू। इनके जो मैटर्स हुआ करते थे उनको कौन निपटाता था, वो क्लियर किए जाते थे जो भी विलेज पंचायत थी। तो इनके जो मैटर्स थे, इनके मैटर्स को सॉल्व कौन करवाता था, जो विलेज पंचायत हुआ करती थी, जो विलेज पंचायत थी, वो इनके जो मैटर्स थे उनको सॉल्व करवाता था। तो क्रिमिनल जो लॉज हुआ करते थे, क्रिमिनल लॉज दैट वर बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सुल्तान बनाता था। तो क्रिमिनल लॉज जो है यहाँ पर, जो क्रिमिनल लॉज जो थे वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सुल्तान के द्वारा बनाए जाते थे, उनके ऊपर जो है वो क्रिमिनल मैटर्स को सॉल्व किया जाता था। उन क्रिमिनल लॉज को सुल्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो देखा जाता था। तो क्रिमिनल लॉज ये किसके ऊपर बेस्ड थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे which were made by the रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय, जो सुल्तान ने बना दिए, उनके ऊपर ये बेस हुआ करते थे। तो आगे अगर हम बात करें, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिस जो डिपार्टमेंट है ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस का, जो डिपार्टमेंट है ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस का, तो इसे कहा जाता है दीवाने इंशा। तो जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अगेन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस का, एक कोरेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट है, इसका नाम है दीवाने इंशा। दीवाने इंशा का नाम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस के लिए है। जितने भी कोरेस्पॉन्डेंस होते थे बिटवीन द रूलर और जो भी सॉवरेन अदर स्टेट्स हुआ करती थी, या रूलर और इसके जो सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे, सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स थे, उन सब को जो है डील कौन करता था, वो डील करता था डिपार्टमेंट ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस। ये किसके साथ डील करता था, डील विद ऑल कोरेस्पॉन्डेंस, किसके बिटवीन, बिटवीन रूलर एंड इट्स सबॉर्डिनेट ऑफिशियल, सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स के बीच में जो भी कोरेस्पॉन्डेंस होगा उसको डील कौन करेगा, दैट इज दीवाने इंशा।
और किसके बीच में? बिटवीन रूलर एंड जो भी सॉवरेन अदर स्टेट्स हुआ करती थी, सॉवरेन ऑफ अदर स्टेट्स, इनके बीच में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा उन्हें कौन यहाँ पर डील करेगा? उनसे डील करेगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड दिस इज अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी तक हमने डिस्कशन यहाँ पर किया है। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में अगर जो है प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो प्रोविंशियल्स जो हैं वो रहते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। ये इम्पॉर्टेंट है तो इसे स्किप मत किया कीजिए कि ये कौन सा कोई पूछने वाला है। ये सब चीज़ें पूछता है। जब कोई आपसे नहीं पूछता है तब आप कहते हो पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से पेपर डाल दिया, कहाँ से क्वेश्चंस डाल रहा है। यही चीज़ें होती हैं जो आपके ड्रॉबैक्स का एक कारण बनती हैं। तो किसी भी चीज़ को स्किप करना एक डेंजर का जो है, आप डेंजर जोन के अंदर जा रहे हैं। तो इसी वजह से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आप नहीं सॉल्व कर पाते हो। और लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग या आपके मेंस के प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, आपको आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी डिस्कशन आपसे करना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव करें। Thank you so much once again. Keep learning and keep motivated.